So we are starting with a new chapter, that is chapter number 7, and name of the chapter is mutual fund. तो म्यूचुअल फंड का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या वो डिस्कस करेंगे, हमको एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड देन वन बाय वन विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. तो बेसिकली ऐसा है, वी अंडरस्टैंड दैट से देयर आर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन द मार्केट and there are number of companies in the market. Number of investors have a desire to make investment for the purpose of generating return. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अगर हम लोग थोड़ा डिवाइड करें तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होता है जिसमें रिस्क नहीं होता है, दैट इज रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. उसका बेस्ट एग्जांपल है लाइक व्हेन यू मेक इन्वेस्टमेंट इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, state government investment, State Bank of India fixed deposit scheme, these Reserve Bank of India bond, these investment opportunities are not having any risk. These are absolutely risk free investment opportunity. पर जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट में अगर रिस्क नहीं है, then in that case से of course so the return would be substantially less. तो प्रैक्टिकली ऐसा है कि वो इन्फ्लेशन को भी कई बार कवर करता नहीं है. एंड इन एडिशन दैट से वी अंडरस्टैंड दैट से अगर आपको टैक्स पेमेंट भी करना पड़ता है, देन इन दैट केस पोस्ट टैक्स रिटर्न तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा नहीं. आपका जो परचेसिंग पावर ऑफ द फंड्स है वो डेफिनेटली डिटोरिएट होता है. से व्हेन यू मेक इन्वेस्टमेंट इन सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और ऊपर से टैक्स लायबिलिटी है तो फिर लाइक इट्स रियली वेरी डिस्ट्रेसिंग फॉर इन्वेस्टर. दूसरा होता है दैट्स द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वेयर देयर इज अ रिस्क एलिमेंट. तो जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं दैट से यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, दैट इज फॉर से एन इन्वेस्टमेंट विच गिव्स अ गुड रिटर्न. यू डू अ बिजनेस, दैट इज फॉर से समथिंग इन विच यू हैव अ बिजनेस. सपोज कि भाई मुझे कोई बिजनेस नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं कोई बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकता हूँ, उसमें भी रिस्क है और उसके हिसाब से मुझे वहाँ पे रिटर्न मिलेगा. पर हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं सो द इन्वेस्टमेंट इन लाइक द सच सिक्योरिटीज वेयर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क. तो रिस्क का मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज. उसके लिए द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन अवर माइंड इज दैट यू मेक इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. जैसे कि इंडिया में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, बट द प्रैक्टिकली द थिंग्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू इंडिया नाउ. Considering the globalization, we can make investment anywhere in the world. Like अगर मुझे लग रहा है कि गूगल में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, then I can make investment. I want to make investment in Apple. Even in that case, I can make investment. ऐसा अभी officially you can do such investments. When you are making investment, and in that case, there are certain kind of research that you are required to make. जैसे कि कौन सी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. We understand that say if at all I encourage you to make investment in a company which is there in Pakistan, then you will always tell me that sir it is so much unstable country, then how do you tell me to make investment over there. तो एक country का analysis होगा. country के अलावा like if at all you select the companies which are there in Germany, in France, in United States of America, in Canada, that is what's the kind of first analysis that you are supposed to make. उसके बाद you are required to make the industry analysis. भाई आपको क्या लग रहा है कि भाई बैंकिंग सेक्टर ग्रो होगा, आपको क्या लग रहा है आईटी सेक्टर ग्रो होगा, आपको कौन सा सेक्टर ग्रो होगा ऐसा लग रहा है. उस हिसाब से द सेकेंड थिंग दैट से यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेक्शन दैट से वेयर यू शुड मेक इन्वेस्टमेंट इन विच काइंड ऑफ इंडस्ट्री. वंस यू सेलेक्ट द इंडस्ट्री दैट से दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री इज लाइकली टू ग्रो, देन यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द इन्वेस्ट दैट इज सिलेक्शन ऑफ द कंपनी कि भी कौन सी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कौन सी कंपनी का जियोग्राफिकल लोकेशंस या डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है. So that is the kind of company in which you will make investment. So the first thing that we understand is that say you are required to make the fundamental analysis. Once you make the fundamental analysis, then you will be able to like select the companies. उसके बाद there is a correct time to like enter into the stock market. You have to constantly monitor, and then so there is a correct time that to exit from the stock market. तो इसके लिए क्या दो चीज़ चाहिए, एक तो हमारे पास टाइम होना चाहिए और दूसरा हमारे पास वो नॉलेज होना चाहिए. द इन्वेस्टर्स आर लैकिंग विथ आइदर वन और टू.
That is the reason say the concept of the mutual fund has come into the picture. Mutual fund is basically say a kind of say simple medium through which the investment can be made. तो इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स से म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे और से जो म्यूचुअल फंड होगा ये सारा कुछ फंडामेंटल एनालिसिस जो हम लोग समझते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग समझते हैं, कॉन्स्टेंटली मार्केट को मॉनिटर करना, लाइक रिसेंटली जैसे रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है तो उसमें भी जो रेगुलरली अपडेट्स आते हैं, रशिया से हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं, रशिया में हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं, कौन कौन सा इंडस्ट्री उसके ऊपर से इफेक्ट होगा, ये सब का लॉन्ग टाइम में भी यू हैव टू मेक अ काइंड ऑफ एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन दैट यू रिक्वायर टू मेक द इन्वेस्टमेंट्स. तो वो सब कौन करता है, वो सब से द म्यूचुअल फंड इज डूइंग थ्रू AMC, दैट इज असेट मैनेजमेंट कंपनी. तो असेट मैनेजमेंट कंपनी इज से लाइक अपॉइंटेड थ्रू म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड हमारा ये सारा का सारा पोर्टफोलियो जो मैनेज करता है. एंड दिस इज व्हाट्स द कॉन्सेप्ट विथ विच द म्यूचुअल फंड वर्क्स. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भी मेरे पास रिलायंस कंपनी का इक्विटी शेयर्स है तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि सर ने इक्विटी शेयर्स पर इन्वेस्टमेंट किया होगा. इफ इट इज इन द डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म तो सर के पास जो डीमैट अकाउंट होगा इन दैट से रिलायंस कंपनी के शेयर्स होंगे, ऐसा कुछ भी. सिमिलरली व्हेन यू मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू अ म्यूचुअल फंड, जैसे कि सपोज आई हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन द फ्रैंकलिन टेम्पल्टन लाइक द म्यूचुअल फंड स्कीम, तो उनका अलग अलग टाइप का स्कीम रहता है. लेट अस से दैट से दे हैव द लार्ज कैप फंड, दे हैव मिड कैप फंड, दे हैव स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, ऐसा करके अलग अलग टाइप के उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं. Large cap fund में they are having say generally say the investment in the top 100 companies which are there in the Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange. Then mid cap fund में they have the next 100 or 150 securities which are there in the like BSE or NSE. And small cap fund is say the remaining investments, remaining securities. तो when I make investment in such mutual fund तो वो mutual fund मुझे units allot करता है. जैसे हम लोग इक्विटी शेयर्स का डिनोमिनेशन समझते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का डिनोमिनेशन समझते हैं, डिबेंचर का डिनोमिनेशन समझते हैं, वैसे यहाँ पे क्या होता है, व्हेन यू मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड देन इन दैट केस से यू आर अलॉटेड विद द यूनिट्स एंड दीज यूनिट्स आर से वैल्यूड एट द रेट ऑफ नेट एसेट वैल्यू. It is going to be valued at the rate of net asset value. That is what we understand. तो नेट एसेट वैल्यू एक सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट्स का, वही यहाँ पे लगता है. देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट. सो इट इज द टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स. टोटल एसेट्स में हम लोग ऐसा समझ सकते हैं लॉजिकली दैट द म्यूचुअल फंड विल हैव द मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स, नॉट ऑल, the majority of the assets will be say the securities in which the investment is made. तो जो सारा सिक्योरिटीज में हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन किया जाता है, दैट इज से ऑन डेली बेसिस एंड बेस्ड ऑन दैट से द नेट एसेट वैल्यू का कैलकुलेशन होता है. दिस इज व्हाट से वी हैव एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड. बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, बट पॉपुलर ऑफ देम इज ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम. So anybody can tell me that what must be the difference between both of them? We understand that the difference between both of them is closed-ended mutual fund जो होता है उसमें your investment is locked for a specific time period. जैसे कि 3 साल का म्यूचुअल फंड का स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ है. When I make investment in that, then in that case मेरा पैसा 3 साल तक ब्लॉक रहेगा. अगर मुझे इन बिटवीन वो इन्वेस्टमेंट बेचना है then in that case I can sell that investment in the secondary market. ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में बहुत अच्छा बात यह है दैट से यू गेट अ सपोर्ट ऑफ द लिक्विडिटी, यानी आप म्यूचुअल फंड को ही अपना इन्वेस्टमेंट बेच सकते हो. मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया, मुझे 2-3 के बाद इन्वेस्टमेंट सेल करना है, देन इन दैट केस म्यूचुअल फंड ने क्या बोला है कि आप चिंता मत करो, जो करंट NAV होगा ना वो रेट पे हम लोग आपको रिडम्पशन दे देंगे. दिस इज व्हाट्स द काइंड ऑफ एडवांटेज दैट्स आई हैव व्हेन आई मेक इन्वेस्टमेंट से इन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम. So we are going to have the studies say about the net asset value calculation and we are going to understand that say how to make the calculation of the return to the investor.
वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एट से द थ्री काइंड्स ऑफ द प्लान दैट द म्यूचुअल फंड इज ऑफरिंग. एक होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा होता है बोनस प्लान, और तीसरा होता है ग्रोथ प्लान. ऐसा करके तीन टाइप के प्लान होते हैं. तो अगर ऐसे टाइप के प्लान में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको रिटर्न का कैलकुलेशन कैसे करना है, इन्वेस्टर का रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑल दोस थिंग्स दैट से वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखने का कि कोई भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न तब अच्छा होगा जब वो म्यूचुअल फंड में ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है जिसका रिटर्न अच्छा है. इफ एट ऑल द securities in which the investment is made, the price of those securities are increasing, then in that case you will be able to get the positive return and vice versa. That is the simple logic that say we have. We understand that say from investor point of view there are certain advantages that say you have when you invest in the mutual fund scheme. First is the liquidity advantage जो मैंने अभी आपको बताया, if at all you make investment in open-ended mutual fund scheme. दूसरा, listen carefully, सपोज कि मेरे पास 5,000 रुपये हैं एंड से आई वॉन्ट टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस 5,000 रुपीज़, और मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा हुआ है दैट से डाइवर्सिफिकेशन का. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको आपका सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह पे नहीं लगाना है, आपको आपका इन्वेस्टमेंट स्प्रेड करके रखना है. तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मुझे 5,000 रुपये में 50 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली वी अंडरस्टैंड एट से 5,000 रुपये में मुश्किल से 2 सिक्योरिटी आएगा. दैट इज व्हाट द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी दैट आई हैव. हाउएवर व्हेन आई मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड देन इन दैट केस ये डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जिस हिसाब से स्प्रेड होगा वैसे मेरे 5,000 रुपये स्प्रेड हो जाएंगे. म्यूचुअल फंड का करोड़ों रुपये का पोर्टफोलियो है और उन्होंने लेटेस्ट से दैट से 5,000 कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरा 5,000 रुपये वो प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. That is the way I will be able to get the great advantage of the diversification, and so that is not possible for me say with a small amount of the investment. That is an advantage that say we have from the mutual fund, that is say to an investor. Third, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, when I make investment through mutual fund I get advantage of the professional management. जैसे कि सपोज मेरे पास 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है और मैंने अप्रोच किया पीएमएस के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के लिए मैंने मार्केट में अप्रोच किया. तो जो पीएमएस है वो ऐसा बोलता है कि भाई हम लोग क्या चार्ज करते हैं पता है आपको, 50,000 रुपये और 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो विच एवर इज हायर, इतना वो लोग चार्ज करते हैं. अभी 2 लाख रुपये के पोर्टफोलियो में मैं 50,000 का चार्जेस दे दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? दैट इज द रीजन से प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टर्स टू get the advantage of the professional management services. तो इसके लिए क्या होगा, that से अगेन से मेरे जैसे कई छोटे छोटे इन्वेस्टर्स मिलके म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर करते हैं. मेरे जैसे कई सारे छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे म्यूचुअल फंड इकट्ठा करता है. म्यूचुअल फंड इज अपॉइंटिंग द एक्सपर्ट एंड ही विल लुक आफ्टर द एंटायर इन्वेस्टमेंट. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द काइंड ऑफ एडवांटेज दैट यू हैव. फोर्थ, you will be able to say make investment as per your risk bearing capacity. That is what's the greatest advantage that you have. One is that say if at all your risk bearing capacity is very high, you can make investment in the small cap companies. क्योंकि small cap companies पे क्या होता है, फ्लक्चुएशन का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है. सो अगर आपका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी बहुत हाई है देन इन दैट केस यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप कंपनीज. उससे लो है देन इन दैट केस यू कैन सिलेक्ट द मिड कैप कंपनीज. इफ एट ऑल योर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी इज येट लोअर यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन द लार्ज कैप कंपनीज. क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में क्या इतना फ्लक्चुएशंस नहीं रहता है. देन यू मे मेक इन्वेस्टमेंट इन द मल्टी दैट इज से द मल्टी कैप फंड, यानी कि एक से ज़्यादा म्यूचुअल दैट इज से द लार्ज मिड और स्मॉल का कॉम्बिनेशन होगा. एट द सेम टाइम यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन लाइक द बैलेंस फंड जिसमें कुछ पोर्शन इक्विटी में जाएगा, कुछ पोर्शन डेट में जाएगा. तो मुझे जितना रिस्क लेना है ना उस हिसाब से आई कैन मेक द सिलेक्शन ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम. एक एक जो कंपनीज होता है उनका नॉट लेस देन 1000 स्कीम्स चलता है.
जैसे कि रिलायंस म्यूचुअल फंड है, सो उनका 1000 से ज़्यादा स्कीम चलता है। तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं मार्केट में, एंड यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट से एज पर द रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी दैट यू हैव। बहुत अच्छा, दैट से देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी इन अ वे दैट से म्यूचुअल फंड ने बोला कुछ, उन्होंने पैसा लगा कहीं और दिया, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट, सो वॉट एवर द म्यूचुअल फंड हैज़ कमिटेड टू यू, सपोज कि म्यूचुअल फंड ने आपको कमिट किया था कि हम लोग फार्मा सेक्टर में पैसा लगाएंगे, तो उनको वो पैसा फार्मा सेक्टर में ही लगाना है। दे कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया था वो लोगों ने फार्मा सेक्टर में पैसा लगाने के लिए आपको दिया था। दैट इज व्हाट से वी हैव द नेक्स्ट थिंग। दूसरा, ऑन द रेगुलर बेसिस, ऑन द रियल टाइम बेसिस से यू कैन नो दैट से व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इन द न्यूज़पेपर ऑल्सो ऑन डेली बेसिस से ये जो यूनिट्स होता है उसका NAV रिपोर्ट करते हैं। सो देर इज एब्सोल्युटली अ ट्रांसपेरेंसी इन ऑल द रिपोर्टिंग ऑल्सो। So these are certain advantages that say you have when you make investment through mutual fund. Concluding, हम यहाँ पे पूरे चैप्टर में दो चीज़ ही लर्न करने वाले हैं, एक नेट एसेट वैल्यू का कैलकुलेशन, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ द रिटर्न टू द इन्वेस्टर। अगर हमको कोई स्पेसिफिक स्कीम दे रखा है तो उस हिसाब से, अदरवाइज विदाउट दैट स्कीम, और तीसरा वी विल बी प्रोवाइडिंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस। So write down a note for this. First one, write down mutual fund is formed in form of a trust comma it is collecting funds from investor and making investment in different securities. Second point, investors are allotted units on making investment through mutual fund. In bracket write down, units are allotted up to 5 decimals. उसी में लिखो these units are valued at the rate net asset value. Write down formula. Net asset value per unit is equal to net assets
divided by units. नेट एसेट्स का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. थर्ड पॉइंट, from an investor point of view, there are following advantages of making investment through mutual fund. उस पर लिखो ए लिक्विडिटी, बी डाइवर्सिफिकेशन, सी प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डी ट्रांसपेरेंसी, ई इन्वेस्टमेंट as per risk bearing capacity. Let us see a question. A mutual fund's balance sheet is as follows. So balance sheet of a mutual fund is given. Investment is made in equity shares having market value of 900 rupees. Debentures having market value of 350, money market instruments 145. फ्रेंड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल पेपर, इन्वेस्टमेंट इन सर्टिफिकेट डिपॉजिट स्कीम. तो जो शॉर्ट टर्म के सिक्योरिटीज होते हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज गिवन अ नेम एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. अदर करंट एसेट्स 105, तो टोटल एसेट्स है 1500. लायबिलिटी साइड यूनिट कैपिटल है 500, रिजर्व्स एंड सरप्लस है 850, करंट लायबिलिटी है अगेन 150 एंड दैट इज विद द टोटल इज 1500. देयर आर टू क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द करंट एनएवी पर यूनिट. आई रिक्वेस्ट यू टू कैलकुलेट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. सो राइट डाउन आंसर द क्वेश्चन along with me. Net asset value per unit is equal to total assets minus total liabilities divided by number of units. Total asset is 1500, total liability is 150 upon 5050 number of units. So it is 1350 divided by 5050, that comes to 27 rupees per unit. That is where the answer of the first question can be found. It is 27 rupees per unit. I want somebody to give answer for the second part of the question. If the value of the equity investment moves up to rupees 1200 and that of debenture moves down to rupees 300,
what is the new NAV per unit of the fund? So let us answer the question. Net asset value per unit it is net assets upon number of units. Net assets is consisting of the equity shares of rupees 1200, then debentures of rupees 300, money market instrument 145, other current assets है 105, current liabilities है 150, whole divided by number of units, that is 5050. So 1200 plus 300 plus 145 plus 105, that comes to 1750 minus 150 upon 50. So that comes to 1600 upon 50, that comes to 32 rupees per unit. That is the way NAV per unit can be found.